कि 30 अहम खबरों की तरफ। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा और आगजनी के मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जहां पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी और इस घटना का सच पता लगाएगी। इस बीच करौली हिंसा के मुख्य आरोपी की पहचान भी हो गई है। इसका नाम मतलूब अहमद है, जो कि निर्दलीय पार्षद है। इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मतलूब अहमद इस वक्त फरार चल रहा है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करें और हिंसा की निंदा करें। उधर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है, ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। पीएफआई की चिट्ठी सामने आने के बाद लग रहा है सरकार की नीयत यही है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले में घायल पुलिस कर्मियों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का दौरा भी किया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमला एक गंभीर साजिश का हिस्सा है। गोरखनाथ मंदिर अटैक मामले में कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच उसके पिता का कहना है, आरोपी मुर्तजा का बचपन से मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। आरोपी मुर्तजा के पिता का ये भी कहना है, उनका बेटा डिप्रेशन से गुजर रहा है। गोरखपुर मंदिर पर हमला करने वाला अहमद मुर्तजा पेशे से इंजीनियर है। रविवार शाम करीब 7:20 पर मुर्तजा गोरखनाथ मंदिर पहुंचा। उसे चेकिंग के लिए रोका गया तो उसने धारदार हथियार निकालकर जवानों पर हमला कर दिया। कश्मीर में आतंकियों ने पिछले 24 घंटे में 4 आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पर भी हमला किया है। शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित बाल किशन उर्फ सोनू पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल सोनू कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों ने कश्मीरियों को ऐसे समय में निशाना बनाया है जब उन्हें कश्मीर में फिर से बसाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। एक दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कश्मीरी पंडितों को अपने घर लौटने को कहा। श्रीनगर के मौसुमा में आतंकियों ने एक बार फिर दुस्साहस किया है। सोमवार को मैसूमा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के मैसूमा पुल इलाके के पास सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए, जबकि 1 जवान शहीद हो गया। इसके अलावा पुलवामा में एक और आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले नौशेरा में पंजाब के 2 मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में विद्रोही सीरियल की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने कहा, देश के इतिहास को उस तरह नहीं लिखा गया जैसे लिखना चाहिए था। मैंने इतिहास स्कूल में नहीं बल्कि 13 साल की उम्र तक अपने घर में पंडितों से पढ़ा है। बख्शी जगबंधु देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और मैंने बचपन में इन्हें पढ़ा और मुझे उनके बारे में एक मराठी पंडित ने बताया। शाह बोले, 2000 से ज्यादा लोगों का इतिहास में जिक्र नहीं है। देश के महान लोगों का जिक्र होना जरूरी है। सुपर 30 में अब नजर सियासत से जुड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के बाद अब एमसीडी को एकीकृत करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधन 2022 को राज्यसभा में पेश करेंगे। लोकसभा में बुधवार को दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया था। इस विधेयक के पेश होने की चर्चाओं के बाद से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार बढ़ गई है। एक और जहां आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी चुनाव में हार के डर से तीनों निगमों को एक करने के बहाने चुनाव टालने की कोशिश में है। दक्षिणी दिल्ली में नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने ये आदेश दिया है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया। मुकेश सूर्यान का कहना है, नवरात्रि के दिनों में लोग देवी का सम्मान करने और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाते हैं। जब वो मांस की दुकानों पर आते हैं या जब उन्हें देवी की दैनिक प्रार्थना करने के लिए रास्ते में मांस की दुर्गंध का सामना करना पड़ता है
तो उनकी धार्मिक मान्यता और भावनाएं भी प्रभावित होती हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी मिशन तेलंगाना की तैयारियों में जुट गए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस के 30 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात की। बताया जा रहा है इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है कि वो अनुशासन का ध्यान रखें। राहुल गांधी ने तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं से ये भी कहा कि वो प्रदेश सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करें और एकजुट रहें। बताया जा रहा है राहुल गांधी इस महीने के आखिर में तेलंगाना का दौरा भी कर सकते हैं। और अब दिखाते हैं आपको खबरें राज्यों से जुड़ी हुई। टेबल पर रखी कई तलवारें, धारदार हथियार और इन तलवारों के साथ खड़े पुलिस वाले, ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ इलाके की हैं। कुरियर के जरिए धारदार तलवार भेजने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। इनके पास से 97 तलवारें, 2 खुखरी और 9 खुरपी बरामद हुई हैं, जिसकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सारा सामान 2 बॉक्स में भरकर भेजा गया था। माना जा रहा है इसकी होम डिलीवरी औरंगाबाद होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने हथियारों की इस खेप को पकड़ लिया। पंजाब के गुरदासपुर में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और एक जख्मी है। मरने वालों में सरपंच का पति भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक 2 गुटों में जमीन को लेकर पहले विवाद हुआ और फिर दोनों तरफ से गोलियां चली। गुरदासपुर के गांव फुलड़ा के रहने वाले सुखराज सिंह अपने 2 साथियों जमाल सिंह और निशान सिंह के साथ ब्यास नदी के पास अपनी जमीन में काम कर रहा था। उसी दौरान मौके पर पहुंचे निर्मल सिंह ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दी, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब के गुरदासपुर में हुई हिंसा के बाद मृतकों के परिवारों में मातम का माहौल है। वारदात कैसे हुई, इसको किसने अंजाम दिया और आरोपी कौन है, पुलिस हर पहलू पर मामले की जांच कर रही है। उधर गुरदासपुर में गोलीबारी और हत्या को लेकर कांग्रेस हमलावर है। नवजोत सिंह सिद्धू ने चेतावनी देते हुए कहा है, अगर इस मामले में सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वो पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे। इसके साथ ही खबर है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान पंजाब में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सभी एसएसपी के साथ मीटिंग कर सकते हैं। आलीशान मकान पर बुलडोजर का ये प्रहार मध्य प्रदेश की सिवनी का है, जहां शिवराज सरकार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवाया। 15 लाख की लागत से बना यह मकान देखते ही देखते धूल में मिल गया। ट्रिपल मर्डर के आरोपी इकरार के इस मकान को गिराने के लिए मौके पर खुद एसपी और कलेक्टर तक मौजूद रहे। जैसे जैसे बुलडोजर का एक एक वार मकान पर पड़ता, वैसे वैसे मकान का हिस्सा धाराशायी होता चला गया। बुलडोजर का प्रहार तब तक चलता रहा जब तक पूरा मकान जमींदोज नहीं हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा का बुलडोजर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी पसंद है। ये नतीजा उसी का है जब अपराधियों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। तस्वीरें बिहार के सारण की है, जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नीतीश प्रशासन ने अपराधियों को बुलडोजर से जवाब दिया। बुलडोजर से घर की दीवारें ध्वस्त कर दी गई तो खिड़की और दरवाजे उखाड़ लिए गए। कोर्ट के आदेश के बाद एक अपराधी के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस घर का मालिक हत्या का आरोपी है। थाने में केस दर्ज है। वारदात के बाद आरोपी फरार है। सीसीटीवी में कैद इस शख्स को जरा गौर से देखिए। सिर पर टोपी, कंधे पर बैग, मंसूबा लूट का। और इस शख्स ने एक सोसाइटी के फ्लैट से 13 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये सीसीटीवी फुटेज महाराष्ट्र के ठाणे का है, जब ये लुटेरा स्विगी कंपनी का डिलीवरी बॉय बनकर एक फ्लैट में घुसा। सोसाइटी के गेट पर इसने बाकायदा एंट्री की, फिर घर के अंदर घुसकर चाकू की नोक पर लाखों की लूट की। थाने पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली, पुलिस ने विरार और भिवंडी के करीब 67 सीसीटीवी कैमरास को खंगाला। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर इस लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के कल्याण में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउड स्पीकर से तेज आवाज में होने वाली अजान के विरोध में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा चला रहे थे। इससे पहले मुंबई के कांदिवली और घाटकोपर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाई। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि अगर मस्जिदों से तेज आवाज में चल रहे लाउड स्पीकर को नहीं हटाया गया तो वो मस्जिदों के सामने दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। यूपी के मुरादाबाद में अपर नगर आयुक्त को जान से मारने की धमकी देने वाले एसपी नेता यूसुफ मलिक ने सरेंडर कर दिया है। यूसुफ मलिक आजम खान के करीबी बताए जाते हैं। वो एसपी के पूर्व प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने यूसुफ मलिक पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस की कई टीमें अलग अलग जिलों में उसकी तलाश में छापेमारी भी कर रही थी, लेकिन उसने पुलिस को चकमा देते हुए रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी ने पुराने मुकदमे में जमानत को खारिज कराने के बाद सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठे तरीके से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। सिलेंडर पर 2 सफेद माला चढ़ाई गई, मानो इसे अंतिम विदाई दी जा रही हो भी क्यों ना, जब सिलेंडर के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हो। एक सिलेंडर का दाम 1000 के करीब पहुंच गया है, तो वहीं पेट्रोल कई जगह 100 के पार बिक रहा है। सियासत में विरोध का तरीका भी बेहद अलग ही होता है। चुटीले अंदाज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम करते हुए अदालत में वसीयतनामा पेश किया। वसीयतनामे में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देते हुए 80 साल की पुष्पा मुंजियाल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनके बाद उनकी पूरी संपत्ति का मालिकाना हक राहुल गांधी को सौंप दिया जाए। वहीं इस बाबत देहरादून महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने बताया, मुंजियाल ने संपत्ति का वसीयतनामा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह को उनकी यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर सौंप दिया है। और अब सुपर 30 में आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। अमेरिका के इतिहास में पहली बार न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की सड़क पर नमाज अदा की गई। इस दौरान हजारों की तादाद में मुस्लिम इकट्ठा हुए और रमजान के महीने की शुरुआत होने पर नमाज पढ़ी। सड़क पर नमाज पढ़ने से सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। कई लोग जहां टाइम्स स्क्वायर पर नमाज पढ़ने का समर्थन कर रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर वॉर क्रिमिनल कहा है। बाइडेन ने पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम्स ट्रायल चलाने की बात कही है। जो बाइडेन ने बूचा नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा, मैंने पहले कहा था कि पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आज यूएन को संबोधित करेंगे। अब तक 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच युद्ध थम नहीं रहा है। जेलेंस्की के संबोधन से पहले रूस ने अब यूक्रेन के डोनाबास में अपनी फौज को केंद्रित करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अभी भी लगातार हमले कर रहा है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ यूएन में अमेरिकी दूतावास लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार निकाय के रूप में रूस का निलंबन चाहता है। रूस यूक्रेन के बीच जारी महाजंग का आज 41वां दिन है, लेकिन ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें मारियुपोल शहर की हैं, जहां रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने भिड़ते नजर आई। तस्वीरों में यूक्रेन की सेना गोलियां बरसाती और रॉकेट दागते दिख रही है। मारियुपोल की एक और तस्वीर देखिए। इसमें यूक्रेन की सेना एक तबाह हुई इमारत के कमरे से रूसी सेना पर गोलियां बरसा रही है। साथ ही कुछ यूक्रेनी सैनिक हथियारों से लैस होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर, थोड़ी देर की उड़ान और फिर जो हुआ आपके सामने है, तबाही और बर्बादी का मंजर। थोड़ी देर बाद ही आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गया। ये तस्वीर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग की तस्दीक करती है, जब रूसी हेलीकॉप्टर Mi-28 आसमान में ही तबाह हो गया। यूक्रेन की सेना ने रूसी हेलीकॉप्टर को निशाने पर लिया और हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील होकर जमीन पर आ गिरा। रूस के Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर को मैनपैड्स ने मार गिराया। ये तस्वीर यूक्रेन के बूचा शहर की है। तस्वीर में कीव के पास मौजूद बूचा का शमशान दिख रहा है। चर्च के पास मौजूद इस ग्रेवयार्ड में लाशों के ढेर दिख रहे हैं। सामूहिक तौर पर लाशों को दफनाने का ये वीडियो है। ये वीडियो रूसी सेना की बर्बरता को दिखा रहा है। दावा है कि ये आम लोगों की लाशें हैं, जिनको रूसी सेना ने बेरहमी से मार डाला। लाशों के इस ढेर की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूसी सेना की क्रूरता के इस आसमानी सबूत में दिख रहा है कि लाशों को दफनाने के लिए कैसे 45 फुट लंबा गड्ढा खोदा गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से आई ये तस्वीर रूस यूक्रेन युद्ध की दर्दनाक कहानी बयान कर रही है। सोशल मीडिया पर एलेक्जेंड्रा नाम की एक महिला ने इस तस्वीर को शेयर किया है। तस्वीर में एक 3 साल की बच्ची दिख रही है। उसकी पीठ पर उसकी मां ने उसका नाम,
उसकी जन्म की तारीख और फोन नंबर लिखा है। इसके अलावा अपार्टमेंट का नंबर भी बच्ची की पीठ पर लिखा है, ताकि युद्ध के दौरान अगर उसके माता पिता को कुछ हो जाए तो बच्ची को बचाया जा सके। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस के मौके पर यूक्रेन के एंटी माइन स्क्वाड ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे युद्ध के दौरान और बाद में एंटी माइन स्क्वाड जमीन के नीचे दबे बम को जान जोखिम में डालकर डिफ्यूज करते हैं। इस वीडियो में अलग अलग परिस्थितियों, जोखिम और एक्शन को दिखाया गया है, जिसके बाद बम को डिफ्यूज किया जाता है। इस वीडियो के जरिए संदेश दिया गया है कि पायरोटेक्निक्स की टीम जिन जगहों पर बम होने की आशंका होती है वहां पहुंचकर उसे डिफ्यूज करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। पाकिस्तान में विपक्ष की याचिका पर आज फिर से सुनवाई होनी है। इससे पहले इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इमरान के समर्थकों का कहना है कि वो उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो पाकिस्तान में सरकार गिराने के लिए विदेशी साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। इमरान खान ने पाकिस्तान में फिर से चुनाव की बात कही है। उसके बाद से उनकी पार्टी के लोग इसे हथियार बनाकर पाकिस्तानी अवाम को जोड़ने की कोशिश में लग गए हैं। इमरान सरकार को लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संवैधानिक मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं। उधर पाकिस्तान में लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। राजनीतिक और संवैधानिक संकट के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी लोगों को दी। इस बीच बताया जा रहा है पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो सकते हैं। श्रीलंका में महंगाई और भुखमरी से जो आग लगी है उसकी चपेट में अब पूरा देश आ गया है। हर पल हर मिनट सरकार के खिलाफ आवाज तेज होती जा रही है। छात्र छात्राएं सड़क पर हैं। कोलंबो में गदर मचा हुआ है। ये श्रीलंका की सबसे ताजा तस्वीर है, जिसमें युवाओं का आक्रोश बता रहा है कि आर्थिक रूप से टूट चुके इस देश में हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं। इन सब के बीच भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने पेट्रोल डीजल भेजकर श्रीलंका की मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगीतकार रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड जीतने पर बधाई दी। रिकी केज को सर्वश्रेष्ठ नए युग की एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। रिकी केज ने लास वेगास के MGM ग्रैंड मार्की बॉलरूम में आयोजित 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना दूसरा ग्रैमी जीता। उन्हें रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड द पुलिस के लिए ड्रमर के साथ पुरस्कार मिला। रिकी और कोपलैंड ने डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार जीता। और सुपर 30 में दिखाते हैं आपको खेल जगत की कुछ बड़ी खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में आज 13वां मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगा। दोनों टीमें इस सीजन में अभी तक 2-2 मैच खेल चुकी हैं। संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान ने शुरू के दोनों मैच जीते और इस वक्त अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज है। वहीं डुप्लेसिस के नेतृत्व में बेंगलोर को पहले मैच में हार के बाद दूसरे में जीत नसीब हुई। दोनों टीमें पिछले मैच में जीत कर आई हैं और ऐसे में वो अपने जीत के सफर को जारी रखना चाहेंगी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 169 रन बनाए, जबकि हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 157 रन ही बना सकी। लखनऊ के तेज गेंदबाज आवेश खान ने 18वें ओवर में मैच पलट दिया। लखनऊ की टीम की लगातार दूसरी जीत है। टीम ने अब तक कुल 3 मैच खेले हैं। पहले मैच में गुजरात के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद लखनऊ ने वापसी करते हुए चेन्नई और हैदराबाद के खिलाफ जीत हासिल की।